सू होंग के पास एक ऐसा सिस्टम है जो उसकी लर्निंग स्पीड को बिल्कुल हैरान कर देने वाला बना देता है। उसे कोई भी सी रैंक मार्शल आर्ट सीखने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, मास्टर करने में 2 सेकंड और एसएसएस रैंक टेक्निक्स को परफेक्ट करने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। दो स्टूडेंट्स एक स्पारिंग मैच के बीच में थे। एक पंच जोर से लगी और जिसे लगी उसने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे ने हंसते हुए कहा कि सू होंग की वज्रा फिस्ट एक बार फिर बेहतर हो गई है। उसने सोचते हुए पूछा कि क्या सू होंग अब माइक्रो लेवल तक पहुंच गया है। सू होंग ने शांति से जवाब दिया कि वो बस 2 दिन पहले ही माइक्रो लेवल तक पहुंचा है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स को कुछ खास रैंक्स में बांटा गया था: बेसिक, प्रोफिशिएंट, माइक्रो लेवल, मास्टर्ड और परफेक्ट। माइक्रो लेवल तक पहुंचना पहले से ही ज्यादातर लोगों से बहुत आगे होना था। दूसरे स्टूडेंट ने तारीफ करते हुए कहा कि वाजरा फिस्ट के मामले में पूरी क्लास में सू होंग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा कि क्या सू होंग का आराम हो गया ताकि वो प्रैक्टिस जारी रख सकें। लेकिन उस एक पंच का दर्द अभी भी चुभ रहा था और सच में वो एक और हिट लेने का कोई इरादा नहीं रखता था। सू होंग को कल्टीवेशन मेनियाक कहते हुए उसने हाथ हिलाया और कहा कि वो घर खाना खाने जा रहा है। ट्रेनिंग हॉल से निकलते वक्त उसने टीचर ली को पोलाइटली गुड बाय कहा। टीचर ली ने उसे कहा कि बाहर जाने से पहले अपने कपड़े ठीक कर ले। फिर टीचर ली ने सू होंग को रोका और पूछा कि उसने अभी तक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की 30,000 रजिस्ट्रेशन फी क्यों नहीं भरी, और याद दिलाया कि अगले महीने एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी। सू होंग थोड़ा रुका और फिर पूछा कि क्या उसे कुछ और दिन मिल सकते हैं। टीचर ली ने एक लंबी सांस ली और कहा कि वो सू होंग के घर की सिचुएशन समझते हैं, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं, वो कुछ नहीं बदल सकते। जब बाकी सब चले गए तो सू होंग अकेला रुका रहा और प्रैक्टिस करता रहा। चाहे कितनी भी बार वो अपनी फॉर्म्स दोहराता, एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी, वो 30,000 की रजिस्ट्रेशन फी। उसका मन पुरानी यादों में चला गया। जब वो 3 साल का था तब उसके माँ बाप एक फिरोशियस बीस्ट डिजास्टर में मारे गए थे। तब से वो अपने अंकल और आंट के साथ रहता आया था। जब उन्हें उसकी मार्शल आर्ट्स की टैलेंट का पता चला तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग के लिए सब कुछ कर दिया। ऐसे दौर में जहां फिरोशियस बीस्ट्स हर जगह थे, एक मार्शल आर्टिस्ट बनना अच्छा पैसा कमाने का सबसे बेहतर तरीका था। उसने उनके लिए एक बेहतर जिंदगी देने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। थोड़ी देर बाद वो शहर के एक शांत कोने में वापस आया, उस छोटे पुराने अपार्टमेंट में जिसे वो घर कहता था। अंदर उसकी आंट ने धीरे से पूछा कि किराए में कितना बाकी है और कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। अंकल ने कहा कि किराया बाद में भी हो सकता है, पहले लिटिल होंग की रजिस्ट्रेशन फी भरनी जरूरी है। आंट ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा कि इतनी टैलेंट है सू होंग में, एक दिन जरूर आगे जाएगा, उसे रोकना ठीक नहीं। फिर उसने हल्के से कह दिया कि वो अपनी दवाइयां बंद कर देगी, वैसे भी ठीक नहीं हो रही और बंद करने से पैसे बचेंगे। अंकल ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो एक और काम ले लेगा। उसने जोर देकर कहा कि वो घर पर रहे, आराम करे और अपनी सेहत का ख्याल रखे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यह सब अंधेरे में छुपकर सुनते हुए सू होंग का दिल भारी हो गया और एक गहरी उदासी उस पर छा गई। उसे लगा कि यह दुनिया कितनी बेकार और उलझी हुई है। इसने उसकी जिंदगी को कुछ ऐसा बना दिया था जिसे वो मुश्किल से पहचान पाता था। जहां भी देखो लोग लालची थे। अगर कोई किसी चीज के लिए रजिस्टर करना चाहे जिसमें उसकी टैलेंट हो, तब भी उसे पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे जो कमाने में उसे बिल्कुल टैलेंट नहीं थी। और अगर वो पैसे कमाने में अच्छा होता तो शायद मार्शल आर्ट्स में इतनी टैलेंट ही नहीं होती। जितना सोचता उतना ही यह दुनिया पागलपन से भरी लगती। उन अंधेरे ख्यालों को एक तरफ धकेलते हुए उसने दरवाजा खोला और आवाज लगाई कि वो वापस आ गया। उसकी आंट, जो उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, फौरन उससे लिपट गई और पूछने लगी कि इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों की, जरूर थक गया होगा। सू होंग ने घर का काम संभालने की कोशिश की, लेकिन आंट ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं, वो जाकर आराम करे ताकि कल थका ना रहे। अंकल ने भी उसकी बात का साथ दिया और कहा कि जल्दी सो जाए। सू होंग अपने कमरे में वापस आया, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। वो जागता पड़ा रहा, उसके ख्याल बार बार घूमते रहे। अंकल और आंट पहले से ही उसके लिए इतना कुछ कुर्बान कर चुके थे, वो ये और नहीं होने दे सकता था। इस बार वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बस कुछ दिनों में हजारों कमाने का एक ही जगह ख्याल आता था। अगले ही दिन गलियों में एक जोरदार अनाउंसमेंट गूंजी। भीड़ का स्वागत किया जा रहा था मार्शल अप्रेंटिस अरीना चैलेंज में, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ जीत और हार मायने रखती थी, जान की परवाह किए बिना। यह था अंडरग्राउंड मार्शल अरीना। अनाउंसर की आवाज जोश से भर गई जब उसने उस दिन के रिंग डिफेंडर का नाम लिया, मिस्टर माइनोटॉर। रूल्स सिंपल थे, अगर वो 4 मैचेस जीत लेता है तो 60,000 प्राइज मनी लेकर जाएगा, नहीं जीता तो कुछ नहीं मिलेगा। भीड़ में तुरंत फुसफुसाहट फैल गई। कोई उसे पहचानता नहीं था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह कोई रुकी है
जबकि दूसरों ने मुंह बनाते हुए कहा कि सीधे अरीना चैलेंज में कूदना मतलब मौत को न्योता देना है। एक तरफ खड़ी अनाउंसर ने धीरे से उसके कान में कहा कि थोड़ा जोश दिखाए और माहौल गर्म करे। लड़का कंफ्यूज्ड होकर बोला कि यह वो कैसे करे। अनाउंसर ने एक लंबी सांस ली और कहा कि भीड़ को भड़काए, थोड़ा बोले। यही सोचकर वो परेशान हो जाती है कि रुकीज इतने हेडेक क्यों होते हैं। फिर मिस्टर मिनोटॉर को समझ आया। एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए उसने चिल्लाया कि फॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लेवल से नीचे वो अजेय है। जो भी कमजोर है आए और उससे लड़े। भीड़ एक साथ फट पड़ी। कुछ ने उसे बेहद घमंडी कहकर गालियां दी तो कुछ ने हंसते हुए उसकी हिम्मत की तारीफ की। माहौल एकदम से जल उठा। भीड़ में से किसी ने मुंह बिचकाते हुए कहा कि इसे बाद में पता भी नहीं चलेगा कि मरा कैसे। यह सब माहौल को और भड़काने के लिए काफी था। हर तरफ से तालियां और चिल्लाहट गूंज उठी। कुछ लोग जोर जोर से तारीफ कर रहे थे, कुछ खून देखना चाहते थे और कुछ बस मिस्टर मिनोटॉर को गालियां दे रहे थे। जब माहौल अपने चरम पर पहुंच गया तो अनाउंसर ने ऑफिशियली मैच 3-9 शुरू होने का ऐलान किया। मिनोटॉर मास्क के पीछे सुहोंग बिल्कुल शांत था। वो अंडरग्राउंड अरीना का वो भारी किलिंग इंटेंट साफ महसूस कर सकता था। फिर भी यही सबसे तेज तरीका था ट्यूशन मनी जुटाने का। अगर वो अपनी वज्रा फिस्ट से कुछ राउंड्स जीत लेता तो यह सब वर्थ इट था। उसका पहला ओपोनेंट आगे बढ़ा और उसे घमंडी बच्चा कहते हुए बोला कि वो उसके साथ थोड़ा खेलेगा। सुहोंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें शांति से उस आदमी को परख रही थीं। उसका मोमेंटम तो स्ट्रांग था लेकिन पैर अस्थिर थे। देखकर लग रहा था कि जीतना मुश्किल नहीं होगा। सुहोंग को ध्यान भटका देख ओपोनेंट ने गाली दी और सीधे पंच लेकर दौड़ा। सुहोंग ने आसानी से साइड में हट गया, फिर हल्के से दूसरा हाथ घुमाया। वो स्ट्राइक सीधे उस आदमी की जॉ पर लगी और वो उड़ता हुआ वहीं जा गिरा जहां से आया था। अनाउंसर तुरंत अपना कंपोजर खो बैठी। उसे यह मास्क्ड फाइटर पहले से पसंद आने लगा था, यहां तक कि मन में सोचने लगी कि बाद में उससे डेट मांगे। माइक्रोफोन पर हंसते हुए उसने चिल्लाया कि मिनोटॉर ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली। भीड़ जोशीली चिल्लाहट से फट पड़ी। दूसरा चैलेंजर आगे आया और मुंह बिचकाते हुए बोला कि पिछला वाला बस अनलकी था, इस बार अलग होगा। सुहोंग ने बस एक कैजुअल सा प्लीज कहा और शांति से ओपोनेंट को परखने लगा। उसके बिल्ड से लग रहा था कि स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। वज्रा फिस्ट की असली ताकत टेस्ट करने के लिए एकदम सही। उस आदमी ने चिल्लाकर एक भारी पंच के साथ छलांग लगाई। सुहोंग ने सीधे उसका सामना किया। एक वज्रा फिस्ट स्ट्राइक में उसने आती हुई ताकत को तोड़ दिया। ओपोनेंट हैरानी से चिल्लाया। उस पंच के पीछे की शक्ति देखकर वो दंग रह गया। सुहोंग को फर्क साफ नजर आ रहा था। यह आदमी स्ट्रांग था लेकिन फिर भी उससे कमजोर। एक काउंटर अटैक के बाद ओपोनेंट अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर ज्यादा निर्भर हो गया था, जिससे उसकी कमर खुली रह गई। सुहोंग ने एक जबरदस्त किक मारी और वो आदमी भी पहले वाले की तरह स्टेज से उड़ गया। अरीना पागल हो गया। कुछ लोग हैरानी से गाली दे रहे थे तो कुछ चिल्ला रहे थे कि यह तो बेहद ताकतवर है। अनाउंसर ने जोश से ऐलान किया कि मिनोटॉर ने लगातार 2 जीतें हासिल कर ली हैं। तालियां और तेज हो गईं, लगभग कान फोड़ने वाली। एक शांत कोने में कुछ अच्छे कपड़े पहने लोग तेज नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा कि यह लड़का क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी इसकी स्ट्रेंथ एवरेज से कहीं आगे है, इसमें कोई शक नहीं। यह अनयूजुअल है। अनाउंसर की आवाज फिर गूंजी, मिनोटॉर की लगातार तीसरी जीत का ऐलान करते हुए। व्यूइंग एरिया में एक आदमी ने कमेंट किया कि लड़का सबसे बुरे से तो बेहतर है लेकिन सबसे अच्छे के पास भी नहीं। ऐसा कोई, उसने कहा, मैच फिक्सिंग के लिए एकदम सही मटेरियल है। उसके पीछे से एक मास्क्ड नौजवान ने कहा कि वो जाकर इसे हैंडल करेगा। बड़े ने उसे याद दिलाया कि यह जाहिर न होने दे कि वो मार्शल आर्टिस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। इतनी जीतें हासिल करने के बाद सुहोंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। ऑर्डिनरी मार्शल अप्रेंटिसेस अब उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। वज्रा फिस्ट माइक्रो लेवल पर होने के साथ एक और मैच जीतने पर उसे पूरे 60,000 प्राइज मनी मिल जाते। तभी भीड़ में अचानक हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि व्हाइट फॉक्स सच में रिंग में उतर रहा है। जैसे ही वो मास्क्ड फाइटर नजर आया, अरीना फट पड़ा। कुछ ने कहा कि व्हाइट फॉक्स तो क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरों ने विरोध किया कि क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट का मार्शल अप्रेंटिस से लड़ना तो बस चीटिंग है। सुहोंग का दिल थोड़ा डूबा। क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट, ये मैच मुश्किल होने वाला था, फिर भी पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं था। वो अब हार नहीं सकता था। व्हाइट फॉक्स उसके सामने आकर रुका और शांति से उसे देखते हुए बोला कि डरे नहीं, वो जानता है कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे रोकना है। अनाउंसर की आवाज फिर आई। एरिना चैलेंज का फाइनल मैच शुरू होने का ऐलान हुआ। दोनों फाइटर्स पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ लपके। सुहोंग को तुरंत लेवल्स का फर्क महसूस हो गया। उसकी कल्चरेशन कम थी, इसीलिए उसके पास पहली ही मूव में पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी पंच आगे धमाके से निकली। हवा में साफ शॉक वेव्स दिखने लगी। दोनों की ताकत की टक्कर से रिंग कांप उठी। जिस पल उनकी मुट्ठियां मिली, सुहोंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसका ओपोनेंट क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था,
वो एक असली मार्शल आर्टिस्ट था जिसने जानबूझकर अपनी विटैलिटी दबा रखी थी। सुहोंग पर टेंशन की एक लहर छा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहां ऐसा कोई मॉन्स्टर निकल आएगा। व्हाइट फॉक्स ने एक तेज सांस ली और थंडर रश फिस्ट के साथ हमला बोल दिया। एक के बाद एक स्ट्राइक्स आने लगी, हर बार पहले से भारी। उस बेरोक हमले के नीचे सुहोंग पीछे हटता गया। दर्द पूरे बदन में फैलने लगा। तो यही होती है एक असली मार्शल आर्टिस्ट की ताकत। भीड़ चौंक गई। किसी ने टेक्निक पहचानकर चिल्लाया कि यह तो 3 एको थंडर रश फिस्ट है। किसी ने नहीं सोचा था कि यहां ऐसी मूव देखने को मिलेगी। सिर्फ ये सरप्राइज ही टिकट की कीमत के लायक था। दूसरों ने सिर हिलाते हुए कहा कि मिनोटॉर अब गया। उनके लिए नतीजा पहले से साफ था। लेकिन व्हाइट फॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके हमले लगातार आते रहे, बिना किसी रहम के। थोड़ी देर बाद व्हाइट फॉक्स साफ बोर होने लगा। उसने मिनोटॉर से कहा कि सिर्फ डिफेंड करते रहना बेकार है, वो पलटवार करे। वो देखना चाहता है कि उसमें असल में कितनी ताकत है। अभी के लिए मिनोटॉर बस रोक ही सकता था। उसकी डिफेंस के बावजूद पंचेस उसे तोड़ती जा रही थीं। हर इंपैक्ट के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। अगर यही चलता रहा तो वो हार जाएगा। उसे काउंटर अटैक का मौका चाहिए था, लेकिन व्हाइट फॉक्स के स्ट्राइक्स इतने तेज और बेरोक थे कि कोई ओपनिंग ही नहीं मिल रही थी। फिर व्हाइट फॉक्स को खुद एक ओपनिंग मिल गई। एक पंच सीधे मिनोटॉर की जॉ की तरफ आई। इंपैक्ट से वो उड़ गया और जमीन पर जोर से जा गिरा। वहां पड़े पड़े उसकी नजर धुंधली होने लगी और होश जाने लगा। उसके संभलने से पहले ही व्हाइट फॉक्स आगे आया और शांति से बोला कि इस मैच का एक भी कॉइन सुहोंग को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके टीचर उसे इनवाइट करने के लिए तैयार हैं। अगर मिनोटॉर आगे से उनके लिए मैचेस फिक्स करे तो वो उसे इस मैच की प्राइज मनी के बराबर पैसे देंगे। व्हाइट फॉक्स का पैर उसके चेहरे पर दबा था। फिर भी मिनोटॉर ने बिना एक पल रुके मना कर दिया। उसने कहा कि वो इतना शर्मनाक काम कभी नहीं करेगा। व्हाइट फॉक्स एक पल के लिए चौंक गया। इतने साफ इनकार की उसे उम्मीद नहीं थी। खुद को संभालते हुए उसने वार्निंग दी कि सोच समझ कर जवाब दे। उनसे इनकार करने की कीमत वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मिनोटॉर ने पलटकर पूछा कि क्या ऐसी हरकतें करने वाले लोग खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक हैं? बस इतना काफी था। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि अब बात करने को कुछ नहीं बचा। जाते जाते उसने ठंडे लहजे में कहा कि चूंकि मिनोटॉर कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके पास उसे क्रिपल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ताकि वो बस सपनों में ही मार्शल आर्टिस्ट बन सके। जैसे ही व्हाइट फॉक्स उसकी लेग पर स्ट्राइक करने बढ़ा, वो वर्ड्स मिनोटॉर के दिमाग में गूंज उठे, तेज और चुभते हुए। मार्शल आर्टिस्ट बनना, एक तेज इंस्टिंक्ट जागी। उसने आखिरी पल में खुद को घुमाया और उस वार से बाल बाल बचा। वो क्रिपल नहीं हो सकता था। खुद को जबरदस्ती उठाते हुए मिनोटॉर फिर फाइट में आ गया। व्हाइट फॉक्स हैरानी से देखता रहा। जब मिनोटॉर ने खुद को संभाला, उसकी आंखों में दृढ़ता की आग जल रही थी। वो यहां नहीं गिर सकता। यहां नहीं। कुछ अंदर से टूटा और एक नई ताकत उसके थके हुए बदन में दौड़ गई। व्हाइट फॉक्स अपना शौक छुपा नहीं पाया। उसने साफ थंडर रश फिस्ट मारी थी। फिर भी यह आदमी खड़ा था, लेकिन सुहोंग के दिल में सब कुछ दर्दनाक रूप से साफ था। वो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके अंकल और आंट के इतने सालों की कुर्बानी बेकार जाए। वो उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन क्या इसके लिए उसे वो सब छोड़ना होगा जो एक मार्शल आर्टिस्ट को होना चाहिए? जवाब लगभग फौरन आया, नहीं, ऐसा फ्यूचर वो कभी नहीं मानेगा। ठीक उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के ठीक सामने एक स्टेटस विंडो अचानक प्रकट हुआ। ठंडे बेजान शब्द स्क्रीन पर उभरे, पूछते हुए कि वो अपने फ्यूचर के लिए और अपनी फैथ के लिए क्या कुर्बान करने को तैयार है। सुहोंग ने एक पल भी नहीं लिया। उसकी आंखें तेज इरादे से जल रही थीं जब उसने बिना किसी शक के जवाब दिया कि वो सब कुछ देने को तैयार है। सिस्टम ने एक बार और पूछा कि क्या वो सच में यह कीमत चुकाने को तैयार है। मिनोटॉर का जवाब वही था, सब कुछ। जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी परछाई मुड़ी और फैली, एक भयानक मॉन्स्टर की आउटलाइन में तब्दील होती हुई। सुहोंग हैरान रह गया। वो नहीं जानता था कि वो कहां है और उसके पीछे लहराती परछाई किसी बड़े अनजान क्रीचर की थी। कुछ पूछने से पहले ही उस विशाल प्रेजेंस ने बोलते हुए उसे यह मौका दिया। एक अजीब ऑरा सुहोंग को घेर लिया और एक स्टेटस विंडो सामने आया जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी थीं। सुहोंग हैरानी से देखता रहा। उसके हर एट्रीब्यूट वहां दिख रहे थे। इंपल्स में आकर उसने मिशन सेक्शन टैप किया। एक रैंडम मिशन का नोटिफिकेशन आया, वे ऑफ द अरीना। व्हाइट फॉक्स को हराने के लिए उसे वज्रा फिस्ट को मास्टर्ड लेवल तक उठाना था और फ्लोटिंग लाइट पाल्म और वॉइड स्टेप को माइक्रो लेवल तक रिफाइन करना था। उसकी मौजूदा लो प्रोफिशिएंसी को देखते हुए यह ब्रूटल टास्क था, लेकिन बिगिनर्स गाइड अनलॉक करने के लिए जरूरी था। सुहोंग इस अचानक आई इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज था, लेकिन सोचने का मौका मिलने से पहले ही एक फिस्ट सीधे उसके चेहरे की तरफ आई। सुहोंग इंस्टिंक्ट से झुक गया। जब उसने ऊपर देखा तो वो जम गया। सामने एक परफेक्ट क्लोन खड़ा था।
वो कॉपी टेक्स्ट बुक फॉर्म में मूव कर रही थी, वज्रा फिस्ट का एक ऐसा लेवल जो उसके खुद के लेवल से कहीं आगे था। हर मूव स्टैंडर्ड और प्रिसाइज थी। इतना फ्लॉलेस एग्जाम्पल सामने होते हुए वो यह मौका जाने नहीं दे सकता था। जैसे जैसे वो क्लोन से लड़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ फाइट नहीं थी, यह एक लेसन था। बीच में उसने नोटिस किया कि उसकी वज्रा फिस्ट प्रोफिशिएंसी बढ़ने लगी, 7% से 10% हो गई पलों में। यह इंप्रूवमेंट शॉकिंग रूप से तेज थी। तो यही ट्रिक थी, यह जगह उसे मार्शल आर्ट्स स्किल्स तेजी से अपग्रेड करने देती थी। वो लड़ता रहा, सीखता रहा, हर क्लैश के साथ अपनी फॉर्म एडजस्ट करता रहा। उसकी प्रोफिशिएंसी चढ़ती गई जब तक 100% नहीं हो गई। फ्लोटिंग लाइट पाम फुल मास्टरी तक पहुंची और उसने क्लोन को उड़ा दिया। वॉइड स्टेप की प्रोफिशिएंसी भी फुल हो गई। आखिर में वज्रा फिस्ट परफेक्ट हो गई। थकान एकदम से आ गई। भारी सांसें लेते हुए सुहोंग ने खाली हवा में सिर हिलाया। थैंक्स अ लॉट। सिस्टम ने उसे मिशन कंप्लीट होने की बधाई दी। सुहोंग ने रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट किए और तुरंत रियलिटी में वापस जाने का चॉइस किया। एक पल में वो वापस अरीना में था, मिनोटॉर मास्क पहने, व्हाइट फॉक्स के सामने खड़ा। व्हाइट फॉक्स ने मुंह बिचकाया और थंडर रश फिस्ट का एक और राउंड अनलीश किया। वॉर तेज थे, लेकिन मिनोटॉर ने शांति से कहा कि ये तो बहुत स्लो हैं। वो हर स्ट्राइक से आसानी से बचता निकला। व्हाइट फॉक्स कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले सुहोंग की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। मास्क टूट गया और व्हाइट फॉक्स जमीन पर जा गिरा। भीड़ जम गई, हैरानी से देखती रही। मिनोटॉर ने शांति से अपने 4th मैच की प्राइज मनी मांगी। हैरान अनाउंसर कुछ पल के लिए शब्द ढूंढती रही। फिर आखिरकार मिनोटॉर को 60,000 ग्रैंड प्राइज का विनर घोषित किया। ऑडियंस में टीचर का माथा सिकुड़ा। एक मियर अप्रेंटिस का वज्रा फिस्ट मास्टर करना इम्पॉसिबल था। शक होने पर उसने अपने लोगों को मिनोटॉर का पीछा करके उसकी आइडेंटिटी पता लगाने का हुक्म दिया। अरीना से निकलते हुए सुहोंग को एहसास हो गया कि उसका पीछा हो रहा है। वो एक झटके में हरकत में आया। उसकी स्पीड इतनी बढ़ी कि वो उनकी नजरों से गायब हो गया। पीछा करने वाले रुक गए, उसे ट्रैक करने में नाकाम। सुरक्षित जगह छुपे हुए सुहोंग ने उनकी इस नाकाम कोशिश पर मन में हंसी आई। 1 घंटे बाद वो घर वापस आया। अंकल और आंट पैसों का बड़ा ढेर देखकर हैरान रह गए। अंकल ने पूछा कि कहीं बैंक तो नहीं लूटा। सुहोंग ने एक्सप्लेन किया कि उसने स्पारिंग पार्टनर का काम किया और डोजो मास्टर ने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फैसला किया। अंकल ने पूछा कि क्या वो कंजूस डोजो वाला है, लेकिन सुहोंग ने बस उनसे भरोसा करने को कहा। उसका सीरियस चेहरा देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। अंकल ने कहा कि लिटिल होंग कभी झूठ नहीं बोलता और सब मिलकर उसके उज्जवल फ्यूचर की खुशी मनाने लगे। उस रात सुहोंग छत पर चढ़ गया। चांद की रोशनी में उसने अपनी सिचुएशन पर सोचा। एग्जाम फीस, किराया और दवाइयों का खर्च सब सेटल हो गया था। वो राहत से हंसा। उसने सिस्टम इंटरफेस चेक किया। वो इस रहस्यमय ताकत की वजह से बचा था। उसने एक स्टैट नोटिस किया, मार्शल वैल्यू। एक नोटिफिकेशन आया कि हायर लेवल ओपोनेंट को हराने पर उसे 57 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स मिले। इन्हें वाइटैलिटी और स्किल्स बढ़ाने में यूज किया जा सकता था। सुहोंग ने तुरंत ट्राई किया। जब उसने वाइटैलिटी में पॉइंट्स लगाए तो उसके अंदर एक जलती हुई एनर्जी फट पड़ी। उसकी वाइटैलिटी 90 तक पहुंच गई। ये पहले से ही क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट का लेवल था। उसने बचे हुए पॉइंट्स भी विटैलिटी में डाल दिए। उसका बदन हल्का, ताकतवर और ज्यादा जिंदा महसूस होने लगा। सुहोंग ने मुट्ठी बांधी। उसके जख्म भी भर गए थे और वो ताकत से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपनी नई स्ट्रेंथ टेस्ट करने की इच्छा हुई। वो छतों के ऊपर से उछलता हुआ स्कूल के ड्रिल ग्राउंड में लगे कॉम्बैट पावर टेस्टर की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल पहुंचा। जगह शांत थी और एक अकेला टियर 1 कॉम्बैट पावर टेस्टर वहां रखा था। सुहोंग ने अपनी वाइटैलिटी इकट्ठी की, लेकिन रुकने का फैसला किया। सिर्फ 70% स्ट्रेंथ लगाते हुए उसकी मुट्ठी मशीन पर तेज इंपैक्ट के साथ लगी। एक पल के लिए वो पंच बेहद भारी लगी। अचानक टेस्टर में चिंगारी निकली और वो बंद हो गया। हैरान होकर उसे डर लगा कि कहीं इस घटिया मशीन का पैसा ना भरना पड़े, और वो वहां से चल दिया। पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? सुहोंग बिना कुछ एक्सप्लेन किए भाग गया। एक गुस्से में भरा केयरटेकर टूटी मशीन के पास दौड़ा आया और वंडल को गालियां देने लगा। उसने मान लिया कि यह वही यूजुअल ट्रबल मेकर्स चुन शान और ली दुओ का काम है और कसम खाई कि उन्हें सबक सिखाएगा। जब स्कूल शुरू हुआ तो स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का जिम्नेशियम भरा हुआ था। स्टूडेंट्स ने कमरे का हर कोना घेर रखा था और सुहोंग चुपचाप उनके बीच खड़ा था। इंतजार करते हुए उसने किसी को कहते सुना कि चुन शान को मार पड़ी। यह सुनकर उसका ध्यान तुरंत खींचा और उसने पूछा, क्या हुआ? पास खड़े एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया कि चुन शान ने रात को कॉम्बैट पावर टेस्टर तोड़ा था और मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने वहीं उसे सजा दी। यह सुनकर सुहोंग थोड़ा ओवरवर्ड महसूस करने लगा। उसकी गलती की सजा किसी और को मिल रही थी। साथ ही उसे राहत भी मिली। अगर वो पकड़ा जाता तो वो मशीन का हर्जाना कभी नहीं भर पाता।
इससे पहले कि वो इस बारे में और सोचता, अनाउंसर की आवाज हॉल में गूंजी। सबको चुप रहने को कहा गया। ऐलान हुआ कि एक स्पेशल गेस्ट टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट चांतियन आए हैं और वो उन्हें सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाएंगे। स्टूडेंट्स को ध्यान से देखने को कहा गया। जिम तुरंत शोर से भर गई। कुछ स्टूडेंट्स चिल्लाए कि पहली बार टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को सामने देख रहे हैं। दूसरे बात करने लगे कि सी रैंक मार्शल आर्ट्स बाहर के डोजोज में सीखने के लिए बहुत महंगे होते हैं। लेकिन जैसे ही सुहोंग ने वो नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। थंडर रश फिस्ट, यही वो मूव थी जो व्हाइट फॉक्स ने अंडरग्राउंड अरीना में यूज की थी। एक पंच, 3 की इंपैक्ट। इसकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। स्कूल के बाहर इस जैसी चीज सीखने की सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी ही बहुत बड़ी होती। यह मौका वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। चांतियन ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने स्टूडेंट से कहा कि वो टेक्निक को शुरू से अंत तक 10 बार डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। कितना सीखेंगे यह पूरी तरह उन पर निर्भर है। वो आगे बढ़ा, स्टैंस लिया और थंडर रश फिस्ट चिल्लाते हुए पंच मारा। फोर्स इंटेंस था और थंडर की आवाज जिम में गूंज उठी। डेमोस्ट्रेट करते हुए उसने लेवल्स एक्सप्लेन किए। बेसिक लेवल पर एक पंच में एक थंडर क्लैप, प्रोफिशिएंट पर 3 आवाजें, माइक्रो लेवल पर 5 और मास्टर्ड लेवल पर 7 आवाजें, जो उसका अपना करंट लेवल था। जैसे ही उसने मूव कंप्लीट की, 7 जोरदार थंडर साउंड्स गूंजे और हवा कांप उठी। इतनी एनर्जी यूज करने के बाद चांतियन ने सांस लेने के लिए एक पल रुका। उसने यह भी बताया कि परफेक्ट रेल्म में 9 थंडर साउंड्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि इतना ऊंचा मत सोचो। अगर आज बेसिक्स भी पकड़ में आ जाए तो काफी है। थोड़े ब्रेक के बाद चांतियन ने दूसरा डेमोनास्ट्रेशन अनाउंस किया और सबको फॉलो करने को कहा। जिम जल्दी ही स्टूडेंट्स की एक्यूवर्ड बैटल क्राइज से भर गई जब वो उसकी मूवमेंट्स कॉपी करने की कोशिश करने लगे। घंटे तेजी से गुजरे। एक एक करके स्टूडेंट्स थकान से बैठने लगे। कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरे ग्रोनिंग करते हुए बोले कि पूरी तरह खाली हो गए। कुछ जिद्दी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जारी रखे हुए थे। पूछ रहे थे कि किसी को ट्रिक मिली क्या, हालांकि उनके बदन जवाब दे रहे थे। सुहोंग के एक दोस्त ने अंदर पसीना पोंछते हुए कहा कि सी रैंक मार्शल आर्ट्स सीखना सच में बहुत मुश्किल है। आसपास देखा तो सुहोंग कहीं नजर नहीं आया। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद सुहोंग ने सीख लिया, फिर बस यही सोचता रहा कि गया कहां। तभी पास से जोशीली हंसी आई। किसी ने गर्व से अनाउंस किया कि उसने बेसिक लेवल हासिल कर लिया। दोस्त ने मुड़कर देखा तो चुनशान बहुत खुश नजर आ रहा था। जलन की एक लहर उसे छू गई। कोई बात नहीं, सब चुनशान को जीनियस क्यों कहते हैं ये आज समझ आया। प्रिंसिपल तुरंत आगे आए। चुनशान को स्कूल का टॉप जीनियस बताया और चांतियन से पूछा कि क्या वो उसे ट्रेन करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा होकर उसे ट्रू प्रोडिजी कहने लगे। चांतियन ने हालांकि इंप्रेस्ड नजर नहीं आया। उसने कैजुअली कहा कि यह तो जीनियस कहलाने के लायक भी मुश्किल से है। दूसरे शहरों में यह लेवल तो बस एवरेज है। बाद में ग्रुप बाहर आ गया और बातें जारी रहीं। चांतियन ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि यहाँ के स्टूडेंट्स कोई खास नहीं है, यह ट्रिप बेकार लग रही है। मन ही मन उसे शक था कि यह स्कूल टैलेंट से ज्यादा पैसे वाले स्टूडेंट्स को तरजीह देती है। फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए उसने सोचा कि कम से कम एक स्टूडेंट बेसिक लेवल तक पहुंचा और पैसे भी अच्छे मिले। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उन्हें सच में यहां कोई टॉप टियर जीनियस मिलने की उम्मीद थी। प्रिंसिपल ने एक लंबी सांस लेते हुए माना कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता बेरहम है। टैलेंट बहुत जरूरी है, सिर्फ मेहनत बिना मौके के काफी नहीं होती। बात अभी चल ही रही थी कि हवा में अचानक एक आवाज गूंजी। दोनों जम गए और तुरंत उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। 7 थंडरस साउंड्स, 7 साउंड थंडर रश फिस्ट। उनके चेहरे एक पल में बदल गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। पूछने लगे कि इस स्कूल में इस लेवल का कोई कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल तो और भी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल है। उन्होंने अपने स्कूल में ऐसे किसी के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर प्रिंसिपल को और एक बात नोटिस हुई। वो उस स्टूडेंट को पहचानते भी नहीं थे। उस लड़के ने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दी थी। उसके कपड़ों पर नजर पड़ी तो दिल एक पल के लिए रुका। वो यूनिफॉर्म साफ किसी स्टूडेंट की थी। ये शौक बहुत भारी था। अगर वो रूल्स के बारे में स्ट्रिक्ट होते तो शायद ये स्टूडेंट लेसन में आने ही नहीं पाता। चांतियन भी दंग था। उसने बड़बड़ाया कि उसने सिर्फ आधे दिन पढ़ाया है, फिर भी किसी ने मास्टर्ड लेवल हासिल कर लिया। प्रिंसिपल का दिमाग ब्लैंक हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने सही सुना, 9 सांड्स। क्या वो सच में 9 सांड्स थे? चांतियन बोल नहीं पाया। वो चुपचाप खड़ा रहा। इतना इमोशनल था कि लगभग रोने वाला था। प्रिंसिपल भी कुछ बेहतर हालत में नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बिना पैसे वाला कोई स्टूडेंट इतनी टेरिफाइंग टैलेंट रख सकता है। चांतियन को जमे हुए देख प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या हुआ। चांतियन ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और कहा कि उसे अब समझ आया। सब कुछ अचानक साफ हो गया। बिना कुछ और कहे उसने स्टैंस लिया और खुद थंडर रश फिस्ट मारा। हवा फट पड़ी। 8 थंडरस साउंड्स गूंजे। प्रिंसिपल लगभग उछल पड़े। 8 साउंड्स।
चांतियन ब्रेक थ्रू कर गया था। चांतियन ने अपनी मुट्ठी देखी। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ था। उसने कहा कि उस स्टूडेंट की पंच देखकर उसे वो इंस्पिरेशन मिली जो उसे सालों से नहीं मिल रही थी। इसके बिना शायद वो जिंदगी भर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन फिर हकीकत का ख्याल आया। यह सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं था। चांतियन ने प्रिंसिपल से अर्जेंटली कहा कि जल्दी जाओ और उस स्टूडेंट को ढूंढो। प्रिंसिपल एक झटके में होश में आए और सच में दौड़ने लगे। लेकिन जब तक वो उस जगह पहुंचे, स्टूडेंट जा चुका था। जहां तक सुहोंग की बात थी, उसका मकसद पूरा हो चुका था। जाते हुए वो सोच रहा था कि सी रैंक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना डी रैंक वज्रा फिस्ट से कहीं ज्यादा थका देने वाला है। उसकी थंडर रश फिस्ट परफेक्ट रेल्म तक पहुंच चुकी थी। अब अगला कदम यह था कि नॉर्मल तरीके से ज्यादा मार्शल वैल्यू पॉइंट्स कैसे कमाए जाए ताकि जल्द से जल्द असली मार्शल आर्टिस्ट बना जा सके। हर बार अंडरग्राउंड अरीना में जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। अगर नॉर्मल स्पारिंग से पॉइंट्स मिल सकें तो यह कहीं बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद वो अपने वर्क प्लेस रेजिंग थंडर डोजो पहुंचा। अंदर स्टूडेंट्स यूजुअल तरह ट्रेन कर रहे थे। उसे देखकर किसी ने पूछा कि आज क्यों आया। सुहोंग ने कैजुअली जवाब दिया कि कोई काम नहीं था और बस प्रैक्टिस करने आ गया। तभी हॉल में एक जोरदार धमाका गूंजा। एक स्टूडेंट जमीन पर जा गिरा। उसके ऊपर खड़े एक आदमी ने मुंह बिचकाते हुए कहा कि अगर कोई कहता है कि उसके टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया तो पहले यह मान ले कि वो खुद सीखने में कमजोर है, बजाय बहाने बनाने के। सुहोंग ने एक नजर डाली और पूछा, क्या हो रहा है? उसके दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि सुहोंग कुछ दिनों से नहीं आया था, इसीलिए उसे पता नहीं होगा। उस स्टूडेंट के टीचर एक नए इंस्ट्रक्टर हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आम लोगों को नीची नजर से देखते हैं और बहुत आलस से पढ़ाते हैं। ऊपर से उनका डिसाइपल ली यान नाम का लड़का भी बेहद स्ट्रांग है। बात अब भी चल ही रही थी कि एक और स्टूडेंट गिर गया। ली यान ने उसे देखकर मुंह बिचकाया और कहा कि इतने कमजोर लेवल के साथ उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, सुहोंग आगे आया और ली यान की कलाई पकड़ते हुए कहा कि बस करो। ली यान ने तुरंत घूर कर देखा और पूछा कि यह कौन है, छोड़ दो। उसने कहा कि अगर सुहोंग में हिम्मत है तो अरीना में आकर 1-on-1 सेटल करें। सुहोंग नहीं झुका और शांति से हां कर दी। उसी पल एक आवाज आई। पूछा कि यह शोर क्या है और अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। ली यान ने हाथ खींचा और मुंह बिचकाते हुए सुहोंग से कहा कि इस बार लकी रहा। उसे जाते देख सुहोंग ने सोचा कि यह बंदा बहुत ज्यादा घमंडी है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर ने बोलना शुरू किया। उसने अनाउंस किया कि आज का दिन रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक सिखाने का आखिरी दिन है। जैसा यूजुअल है, वो सिर्फ एक बार डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जब उसने स्टांस लिया तो साफ लग रहा था कि इंस्ट्रक्टर को यकीन नहीं था कि कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन से इसे सीख पाएगा। फिर भी सुहोंग पूरे फोकस के साथ देख रहा था। उसके लिए एक बार काफी था। उसकी आंखें हर मूवमेंट फॉलो करती रहीं जब वो स्पीयर हवा में घूमा। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही इंस्ट्रक्टर जाने के लिए मुड़ा और बोला कि कितना सीखा यह उन पर निर्भर है। तुरंत शिकायतें शुरू हो गईं। कुछ स्टूडेंट्स ने एक बार के डेमोन्स्ट्रेशन को स्कैम बताया। दूसरों ने कहा कि पीछे की रोज में तो ठीक से दिखा ही नहीं। सुहोंग ने हालांकि इसका एसेंस पहले ही समझ लिया था। स्पीयर एक ड्रैगन की तरह समुद्र में टकराती थी। उसकी ताकत बेरोक लहरों की तरह आगे बढ़ती थी। खुद एक स्पीयर उठाकर वो मूव करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने अभी देखा था। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर शोर फट पड़ा। लोग हैरानी से देखते रहे और चिल्लाने लगे कि सुहोंग ने सच में सीख लिया। कुछ ने बड़बड़ाया कि ऐसा प्रोगड़ी पहली बार देखा, जबकि कुछ ने कड़वाहट से सोचा कि क्या वो सच में इतने बेवकूफ हैं। शोर सुनकर ली यान वापस आया और पूछा कि किसने टेक्निक सीखी बोल रहे हैं। उसने मुंह बिचकाया। फिर उसने सुहोंग को देखा। सुहोंग का स्पीयर स्मूथली बह रहा था। ली यान की आंखें सिकुड़ गईं। सच में लग रहा था कि इसने समझ लिया। उसके मन में एक स्पार्क जागी। ऐसे किसी को टेस्ट करना मजेदार होगा। आगे बढ़कर ली यान ने उसे बुलाया और कहा कि वो उसकी स्पीयर टेक्निक पर कुछ गाइडेंस देगा। स्पीयर घुमाते हुए उसने नोक सुहोंग की तरफ कर दी। आने का इशारा करते हुए कहा कि उसे सबक सिखाएगा। सुहोंग ने बस हां कर दी। एक स्टूडेंट ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की और वार्निंग दी कि ली यान बुरा इंसान जरूर है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। इंपल्स में मत आओ। सुहोंग बस मुस्कुराया और कहा कि चिंता मत करो। वो स्पीयर लेकर आगे बढ़ा और पोजीशंस ली। ली यान के सामने खड़े होकर उसने पोलाइटली कहा कि उसकी गाइडेंस का इंतजार रहेगा। बस यही सेंटेंस ली यान को भड़काने के लिए काफी था। उसने चिल्लाया कि सुहोंग बहुत घमंडी है और कहा कि वो उसे माइक्रो लेवल रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक दिखाएगा। सुहोंग शांत रहा जब वो अपना स्पीयर मूव कर रहा था। उसने जानबूझकर अपनी ताकत दबाई। प्रोफिशिएंट लेवल। वो सब कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था, बस इतना चाहता था कि सामने वाले को एहसास हो कि वो कितनी बेकार हरकत कर रहा है। जैसे ही सुहोंग का स्पीयर हिला, ली यान जम गया। वो फ्लो, वो मोमेंटम, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रोफिशिएंट लेवल रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक। चाहे कितना भी मना करे, सामने की हकीकत नहीं बदल सकती थी।
सुहोंग की मूवमेंट्स टूटती लहरों की तरह बह रही थीं। जब उसने अटैक किया तो ओपोनेंट बस जमा रहा। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सुहोंग तो बस एक मार्शल अप्रेंटिस था, अभी असली मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना था। फिर भी रेजिंग सी स्पीयर प्रोफिशिएंट लेवल तक मास्टर कर ली। ये तो वेटरन्स के लिए भी मुश्किल होता है। सुहोंग के सामने एक नोटिफिकेशन आई। हायर लेवल ओपोनेंट को हराया, मार्शल वैल्यू +35। काम कर गया। नॉर्मल स्पारिंग से भी पॉइंट्स मिल रहे थे। हर बार जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। स्मार्ट तरीके से लड़ते रहने से वो मजबूत होता रहेगा। इधर ओपोनेंट अंदर से घबरा रहा था। ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैंने सालों तक ट्रेन किया और इसने इतनी जल्दी यह कर दिखाया। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार थी? वो पूरी तरह टूट गया था। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, सुहोंग ने स्पीयर वापस खींचा और शांति से कहा, बस। तभी इंस्ट्रक्टर आ गया। उसने यह सब देखा और तुरंत अपने स्टूडेंट को डांटने लगा। वो आर्ग्यू करने लगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। चिल्लाते हुए बोला कि अगर हार सहन नहीं कर सकता तो असली मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। भीड़ को यह बहुत पसंद आया। ये बंदा हमेशा से घमंडी था, तो उसे झुकते देख बहुत अच्छा लगा। इंस्ट्रक्टर ने सुहोंग की तरफ हैरानी से देखा। सुहोंग ने टेक्निक सिर्फ एक बार देखी थी, फिर भी मास्टर कर ली। कैपिटल के जीनियसेस भी ये नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि उसकी टैलेंट डरावनी है। मेरा स्टूडेंट घमंडी है, लेकिन तुमसे मिलना उसके लिए अच्छा रहा। उसने थोड़ा सिर झुकाया और कहा कि लिटिल ब्रदर, मैं उसे सही तरीके से नहीं सिखा पाया, माफ करना। सुहोंग हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि इस आदमी का रवैया इतनी जल्दी बदल जाएगा। मन में सोचा कि यह तो किताब के पन्ने पलटने से भी तेज चेहरा बदलता है। ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलते हुए उसे थकान महसूस हुई, लेकिन यह अच्छी थकान थी। आज बहुत कुछ हो गया। थंडर रश फिस्ट और रेजिंग सी स्पीयर दोनों मास्टर हो गए और मार्शल वैल्यू भी खूब मिली। स्कूल कैंपस से गुजरते हुए वो अगले स्टेप्स के बारे में सोचने लगा। एंट्रेंस एग्जाम तेजी से आ रहा था। पैसे वाले बच्चे पहले से हाई ग्रेड एलॉय वेपन्स खरीद रहे थे कंपीट करने के लिए। उसे भी एक चाहिए था। स्पीयर का एहसास अभी भी हाथों में था। उसने फैसला किया, स्पीयर ही रखूंगा। उसे एक असली अलॉय स्पीयर जल्दी चाहिए थी, लेकिन पैसे नहीं थे। आंट की मेडिकल बिल्स के लिए मुश्किल से पैसे थे। 70,000 की वेपन तो दूर की बात। लेकिन वो हार नहीं मानेगा। कोई रास्ता जरूर होगा। अचानक पूरे शहर में एक अनाउंसमेंट बजी। फेरोशियस बीस्ट्स विल्डरनेस में हमला कर रहे हैं। सिटी लॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट्स को हायर कर रहा है उन्हें हंट करने के लिए, बड़े रिवॉर्ड्स के साथ। सुहोंग को तुरंत समझ आया कि यही उसका मौका है। जब वो बाद में घर आया तो आंट हमेशा की तरह काम में लगी थी। उसने कहा कि ज्यादा मेहनत मत करो, पैसे तो दे ही दिए थे। अंकल ने भी कहा कि जब तक वो चल फिर सकता है, सुहोंग पर निर्भर नहीं रहेगा। दोनों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। सुहोंग ने कहा कि आराम करो, सब वो संभाल लेगा। उसने एक्सप्लेन किया कि अब वो पैसे कमा सकता है। अंकल हंसा और बोला कि ये तो अच्छा लगता है, लेकिन वो बस बैठा नहीं रह सकता। रोज के खर्च के लिए खुद कमाना चाहता है। आंट भी मुस्कुराई और बोली कि सेव करना पड़ेगा ताकि सुहोंग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सके। ये सुनकर सुहोंग का दिल भारी हो गया। इन्होंने इतने सालों से इतने कम में गुजारा किया है। जब तक वो इनके फ्यूचर को सिक्योर करने लायक पैसे नहीं कमा लेता, यह लोग मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। उस रात छत पर वो अपना स्टेटस पैनल खोलकर बैठ गया। विल्डरनेस खतरनाक था, इसीलिए और मजबूत होना जरूरी था। उसने अपने सारे बचे हुए मार्शल वैल्यू पॉइंट्स वाइटैलिटी स्टैट्स में डाल दिए। ताकत उसके अंदर दौड़ने लगी। खून में उबाल आया और मसल्स कस गई। नंबर बढ़ता गया जब तक 95.2 नहीं हो गया। वो एक बीस्ट की तरह महसूस कर रहा था। तैयार, तेज, असली मार्शल आर्टिस्ट बनने से अब बस एक छोटा कदम दूर था। 2 दिन बाद रात को वो जिम के फर्श पर लेटा था, पूरी तरह थका हुआ, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी सारी स्किल्स परफेक्ट कर ली थीं। थंडर रश फिस्ट, रेजिंग सी स्पीयर, वज्रा फिस्ट और फ्लोटिंग लाइट पाल्म। उसने गहरी सांस छोड़ी। 2 दिन की बिना रुके ट्रेनिंग रंग लाई। अब जाने का वक्त था। अगली सुबह वो स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट बेस की तरफ निकला। वहां पहुंचकर वो रुक गया, हैरान। टीवी पर देखा था, लेकिन सामने होना अलग था। जगह स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट से भरी हुई थी। उसने बाउंटी बोर्ड चेक किया। नॉन रैंक्ड बीस्ट्स के 300 कॉइन्स, टियर 1 अर्ली स्टेज के 1000, मिड स्टेज के 3000 और लेट स्टेज के 5000। रूल्स देखकर सुहोंग का माथा सिकुड़ा। रिवॉर्ड के लिए सिर्फ बायां कान प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट होता था। यह थोड़ा ओल्ड फैशन क्लिशे लगा। पास में एक आदमी ने काउंटर पर एक खून से भरी थैली पटकी और बोला, मिस, ये गिन दो। थैली कानों से भरी थी। अचानक दरवाजे पर हलचल मची। किसी ने चिल्लाया, रास्ता दो, यंग मास्टर ही आ रहे हैं। भीड़ एक तरफ हो गई। सुहोंग ने देखा एक घमंडी चाल वाला लड़का अंदर आ रहा था। जाना पहचाना लगा। सुहोंग का माथा सिकुड़ा। वो वाइब, वो अंदाज किसी की याद दिला रहा था। आसपास लोग फुसफुसा रहे थे। अगर इसके अंकल बॉस नहीं होते तो यह कब का मर चुका होता। सुना है हाल ही में इसकी पिटाई हुई। ठीक हुआ। सच में?
इसीलिए छुपा हुआ था। सुहोंग सुनता रहा, फिर ऊपर देखा। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हवा में तनाव आ गया। सुहोंग को एहसास हुआ, यहां सिर्फ बीस्ट्स ही खतरनाक नहीं है, इंसान भी उतने ही डेंजरस हैं। उसने खुद से कहा कि सतर्क रहना होगा। जाते हुए एक अजनबी ने कमेंट किया कि बहुत छोटा दिखता है। पूछा कि पहली बार अकेले जा रहा है। सुहोंग ने बस सिर हिलाया और चलता रहा। पीछे से उस आदमी ने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया, बस एक और बच्चा मौत की तरफ भाग रहा है। सुहोंग विल्डरनेस में कदम रखकर आसपास देखने लगा। जंगल शांत था, लेकिन वो अलर्ट रहा। खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था। 2 घंटे बाद वो जंगल में काफी अंदर था। पानी का एक घूंट लेते हुए उसने माथा सिकोड़ा। कहीं कोई बीस्ट नहीं, शायद बाहरी इलाका पहले ही साफ हो चुका था। उसने और तेज चलकर और गहरे जाने का फैसला किया। अचानक उसका चेहरा बदल गया। एक विशाल आकृति ने उसका रास्ता रोका, बड़ी और डरावनी, बिल्कुल किताबों में लिखी जैसी। एक फेरोशियस बीस्ट। सुहोंग ने तुरंत पहचाना, एज़ुअर मूनवुल्फ, टियर 1 अर्ली स्टेज बीस्ट। लाल आंखों से उसे घूरते हुए, दांत दिखाते हुए ग्राउल कर रहा था। साफ था कि उसे भूख लगी थी। भेड़िया झपटने के लिए झुका। सुहोंग ने गहरी सांस ली और तैयार हो गया। लड़ने का वक्त आ गया था। जैसे ही भेड़िए ने पंजे निकालकर छलांग लगाई, सुहोंग ने एक पल में रिएक्शन किया। वो अटैक से बचते हुए निकला और एक लाइटनिंग से भरी पंच सीधे उसके पेट में उतार दी। इंपैक्ट से बीस्ट उड़ गया और एक पेड़ से जोर से टकराया। भेड़िया जमीन पर गिरकर पैरालाइज्ड हो गया। सुहोंग उसके ऊपर खड़ा था। उसकी मुट्ठियों के आसपास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी चटक रही समझी थी। कांपते हुए हाथों को देखकर उसे अंदर से ताकत का एहसास हुआ। असली फेरोशियस बीस्ट्स से लड़ना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक था। टियर 1 अर्ली स्टेज बीस्ट को एक हिट में गिराकर खून में उबाल आ गया। अगर यह इतना आसान था तो मिड स्टेज बीस्ट से कैसे निपटेगा? तभी उसे हलचल का एहसास हुआ। परछाइयों से एक विशाल आकृति निकली। जंगल में एक दबी ग्राउल गूंजी। रेजिंग ब्लैक बेयर, टियर 1 मिड स्टेज बीस्ट। उसने तुरंत चार्ज किया, जैसे उसे कोई आसान शिकार मिल गया हो। लेकिन उसके स्ट्राइक करने से पहले ही एक तेज मूवमेंट ने उसे सीधे रोका। एक भारी लाइटनिंग से भरी मुट्ठी बेयर पर लगी और वो सीधे जमीन पर आ गया। सुहोंग अपनी जगह पर शांत खड़ा था। अपनी स्ट्रेंथ से बीस्ट को गिरा दिया था। धीरे से सांस छोड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि वो कितना ताकतवर हो गया है। जब तक टियर 2 बीस्ट ना आए, यहां वो सेफ है। और 3000 की बाउंटी और मिल गई। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। उसकी जमा मार्शल वैल्यू अब ब्रेक थ्रू के लिए काफी थी। मार्शल आर्टिस्ट बनने का वक्त आ गया था। सुहोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उस दहलीज पर खड़ा था, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही जंगल में एक टेरिफाइंग दहाड़ गूंजी। उसका दबाव इतना तीव्र था कि सुहोंग की त्वचा सिहर उठी। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो आवाज की तरफ मुड़ा, आंखें सिकोड़ते हुए। जो भी यह आवाज कर रहा था, वो अब तक सामने आए हर ओपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। जिज्ञासा और सावधानी उसके मन में लड़ रहे थे, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वो चुपचाप उस दहाड़ की तरफ बढ़ा। एक ऊंची चट्टान पर पहुंचकर वो ऊपर चढ़ गया ताकि बेहतर देख सके। जो नजारा दिखा, उसने सांस रोक दी। पेड़ों के बीच एक विशाल काले रंग का सांप लिपटा हुआ था। टियर 1 लेट स्टेज बीस्ट, ब्लैक जेड पाइथॉन। उसका आकार भयानक था और उसका ऑरा डरावना। पास में कुछ लोग उससे लड़ रहे थे, लेकिन साफ हार रहे थे। एक एक करके वो उड़ाए जा रहे थे, पूरी तरह बेबस। सुहोंग देखता रहा, दिल तेजी से धड़क रहा था। ये तो बिल्कुल अलग लेवल था। अचानक उसकी इंस्टिंक्ट्स चिल्ला उठी, खतरा! वो एक झटके में बचकर निकला। बीस्ट की कांटेदार टेल ठीक उसी जगह जमीन पर पड़ी जहां वो खड़ा था। जमीन में दरार पड़ गई। बीस्ट खुश नहीं था, गुस्सा था कि शिकार बच गया। सुहोंग मुश्किल से उतरा ही था कि फिर कूदना पड़ा। एक स्वीपिंग स्ट्राइक से बाल बाल बचा। फिर भी वो अटैक इतना तेज था कि छूकर निकला। दर्द की एक लहर बदन में दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि यह चीज सच में कितनी तेज है। बैलेंस वापस पाते हुए उसने पास में एक घायल फाइटर देखा जो हिल भी नहीं पा रहा था। अपना दर्द नजरअंदाज करते हुए सुहोंग ने उस गिरे हुए फाइटर का वेपन उठाया और बड़बड़ाया कि एक पल के लिए उधार ले रहा है। वो वापस बीस्ट की तरफ मुड़ा। पाइथन ने सिर उठाया, जबड़े पूरे खुले, फिर से स्ट्राइक करने के लिए तैयार। सुहोंग ने लगभग बचते हुए रोल किया। ठीक वक्त पर उड़ते हुए दिमाग तेजी से चला। टियर 1 लेट स्टेज बीस्ट को हराने के लिए नॉर्मली पूरी टीम चाहिए होती है, फिर भी वो यहां अकेला इससे आमने सामने लड़ रहा था। ये इसलिए था क्योंकि उसकी स्किल्स अब परफेक्ट हो चुकी थीं। वॉइड स्टेप यूज करते हुए वो बिजली की रफ्तार से आगे पीछे होता रहा, अटैक्स से बचता रहा। एक ओपनिंग देखते ही उसने रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक से स्पीयर आगे किया। नोक बीस्ट की स्केल्स में घुस गई और वो गुस्से से दहाड़ उठा। पाइथन ने जोर से छटपटाया, दर्द से पागल हो गया। सुहोंग रुका नहीं, एक के बाद एक प्रिसाइज स्ट्राइक्स मारता रहा, बीस्ट को और भड़काता रहा।
फिर भी वो सच जानता था, इतने बड़े बदन पर किलिंग ब्लो लगाना आसान नहीं होगा। साइज का फर्क वाइटल स्पॉट हिट करना बेहद मुश्किल बना रहा था। उसने खुद को याद दिलाया, धैर्य रखो, पहले कमजोर करो, सही मौके का इंतजार करो। तभी बीस्ट ने फिर से अटैक किया। उसका विशाल बदन भारी फोर्स के साथ उसकी तरफ आया। सुहोंग ने परफेक्ट थंडर रश फिस्ट अनलीश की। वो एक्सप्लोसिव फोर्स बीस्ट से सीधे टकराई और उसे रोक दिया। एक शॉकवेव हवा में फैल गई और दोनों पीछे हट गए। सुहोंग जानता था कि हिट करने के बाद पास नहीं रह सकता, तुरंत पीछे हटना होगा और नई ओपनिंग ढूंढनी होगी। इस जैसे क्रीचर के सामने एक गलती मतलब मौत। उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। ये फाइटिंग स्टाइल थका देने वाली थी, लेकिन यही उसका इकलौता सेफ ऑप्शन था। लेकिन पाइथॉन भी थक रहा था। उसकी मूवमेंट स्लो होने लगी थी। बीस्ट अपनी सीमा के करीब था। बस थोड़ा और, उसने सोचा, यही चलता रहा तो जीत सकता हूं। वो अगले राउंड के लिए तैयार हो गया। नजरें बीस्ट पर टिकी हुई। अचानक उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ी। कुछ गड़बड़ था। रिएक्ट करने से पहले ही एक जबरदस्त फोर्स ने उसे बगल से जा मारा। वो हवा में उड़ा और जमीन पर जोर से जा गिरा। सांस लेने के लिए हांफते हुए उसने खुद को रोल करने पर मजबूर किया। बस एक फॉलो अप अटैक रोक पाया। इंपैक्ट से हड्डियां हिल गईं। उस पर घात लगाकर हमला हुआ था। मुश्किल से उठते हुए उसने चिल्लाया, कौन है? परछाइयों से कई फिगर्स निकले। एक जोर से हंसा और तंज कसा। कैसा लगा अचानक हमला होने पर? ब्लैक जेड पाइथॉन हमें दे दो। सुहोंग की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने बोलने वाले को पहचाना। दिल डूबा। असली मुसीबत आ गई थी। सुहोंग खुद को बुरी सिचुएशन में पाया। एक बड़े ग्रुप ऑफ गूंज ने उसे घेर लिया था, जिनके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी। लीडर ने मजाक उड़ाया और कहा कि जब उसने सुहोंग को अकेले शहर से निकलते देखा तो उसे यकीन था कि वो यहां मर जाएगा। उसने माना कि उसे इतनी उम्मीद नहीं थी। न सिर्फ सुहोंग बचा, बल्कि उसने एक बुरी तरह घायल ब्लैक जेड पाइथॉन भी लूट ली। लीडर ने पास में मरणासन्न पाइथॉन को देखा और लगा कि यह सब हड़पने का परफेक्ट मौका है। सुहोंग ने नोटिस किया कि उसने कहा कि उसने पाइथॉन लूटी, मतलब ये अभी अभी आए हैं। उसने गिना, 5 मार्शल आर्टिस्ट्स थे। इतनी संख्या में सबसे डायरेक्टली नहीं लड़ा जा सकता था। अचानक एक गून उसकी तरफ मुट्ठी उठाकर दौड़ा और चिल्लाया कि यंग मास्टर यी को यह पाइथॉन चाहिए। सुहोंग अभी तक भागा क्यों नहीं? सुहोंग को उस बेइज्जती पर गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में भारी मात्रा में ऑरा भरा और कहा कि अभी पीछे हटा था सिर्फ इसलिए कि पीछे से हमला हुआ था। क्या सच में लग रहा है कि वो इन्हें हरा नहीं सकता? सुहोंग ने एक पंच मारी जो डायरेक्टली एनिमी की मुट्ठी से टकराई। एनर्जी का एक शॉक वेव निकला। गून उस अचानक फोर्स से हिल गया और महसूस किया कि सुहोंग की ताकत सच में कितनी टेरिफाइंग है। सुहोंग वहीं नहीं रुका। उसने सीधे उसके चेहरे पर पंच मारी और वो उड़ता हुआ बाकी ग्रुप के पास जा गिरा। लीडर ने मूव तुरंत पहचान ली, वज्रा फिस्ट। उसे एहसास हुआ कि यही वो मिनटॉर है। लीडर उस ताकत के डिस्प्ले से सच में हैरान था। लेकिन सुहोंग ने भी लीडर को पहचान लिया, व्हाइट फॉक्स। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि सुहोंग ने भीड़ के सामने उसे शर्मिंदा किया। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उस याद से भड़कते हुए व्हाइट फॉक्स ने फैसला किया कि यह नहीं छोड़ेगा। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि सुहोंग को अभी खत्म करो। ग्रुप हथियार निकालकर आगे बढ़ा। सुहोंग ने जल्दी से स्पीयरन उठाई और दूरी बनाने के लिए विल्डरनेस में दौड़ा। व्हाइट फॉक्स उसे भागने नहीं देना चाहता था और सबको पीछा करने का हुक्म देते हुए खुद आगे आगे दौड़ा। उन्होंने विल्डरनेस में हर जगह तलाश की। एक गून ने शिकायत की कि मिल नहीं रहा। दूसरे ने वार्निंग दी कि आगे घना जंगल है, एम्बुश के लिए परफेक्ट जगह है, सतर्क रहो। एक अभी भी कॉकी था। उसने कहा कि इतने लोग हैं, एक बंदे से डरने की क्या बात है। लेकिन उसी पल एक फिगर बिजली की रफ्तार से उसके पीछे आई। गून घूमा और सामने सुहोंग खड़ा था। सुहोंग ने एक क्रशिंग पंच मारी और वो आदमी हवा में उड़ते हुए सीधे अपने लीडर के सामने जा गिरा। वो बेहोश था। लीडर हैरान रह गया। सुहोंग इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है? व्हाइट फॉक्स यकीन नहीं कर पा रहा था। वो ब्रूटल अटैक देखने के बाद बाकी ग्रुप ने डरे हुए डिफेंसिव सर्कल बना लिया। एक गून ने मूव आइडेंटिफाई किया, 9 इको थंडर रश फिस्ट। उसने कहा कि टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट भी इसे परफेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। व्हाइट फॉक्स ने गुस्से में उन्हें चुप रहने को कहा। अंदर से वो घबरा रहा था। वज्रा फिस्ट और थंडर रश फिस्ट दोनों मास्टर करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। असली डर उसे छूने लगा था। अगर उसे पता होता कि सुहोंग जेने उस वक्त ऊपर एक पेड़ पर बैठा उनकी हर हरकत देख रहा था तो वो डर और बढ़ जाता। सुहोंग को वो बिल्ले से शिकार किए जाने वाले चूहों जैसे लग रहे थे। उसने सोचा कि अगर पाइथॉन से लड़ने में इतनी एनर्जी वेस्ट ना हुई होती तो वो सबको डायरेक्टली क्रश कर देता। उसने डिस्ट्रैक्शन के लिए स्पीयर फेंकी और एक एक करके निपटाने का प्लान बनाया। स्पीयर पास में जमीन पर जा लगी और पूरा ग्रुप चौंक गया। जब वो स्पीयर से ध्यान बटा रहे थे, सुहोंग नीचे उतरा, एक गून को पकड़ा और अटैक किया। उसी पल वो वापस परछाइयों में गायब हो गया।
बचे हुए गूंज अब पूरी तरह डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि साथ रहने पर भी इस बंदे से बचना मुमकिन नहीं। उन्होंने यंग मास्टर यी से गुजारिश की कि चलो यहां से, ये लड़का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन लीडर मानने को तैयार नहीं था। व्हाइट फॉक्स का ईगो उसे भागने नहीं दे रहा था। वो अपनी ताकत साबित करना चाहता था, चाहे अंदर से डरा हुआ था। उसने कहा कि आज सुहोंग को खत्म करना ही होगा। इधर सुहोंग उनके बीच इतनी तेजी से घूम रहा था कि ट्रैक करना मुश्किल था। अचानक व्हाइट फॉक्स अब भी बोल ही रहा था कि सुहोंग तेजी से निकला। लीडर रिएक्ट करता इससे पहले एक और गून पकड़ा गया और जमीन पर पटक दिया गया। बिल्कुल पहले की तरह सुहोंग अटैक के बाद तुरंत गायब हो गया। व्हाइट फॉक्स की घबराहट फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़का बस कुछ दिनों में इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। यह सब अनरियल लग रहा था। फिर एक ब्लर सीधे उसके पीछे से गुजरा। व्हाइट फॉक्स ने झटके से मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। उसने गाली देते हुए कहा कि सुहोंग उसे चौंका नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, सुहोंग सीधे उसके सामने खड़ा था, स्ट्राइक के लिए तैयार। व्हाइट फॉक्स ने तुरंत रिएक्ट किया, घूमते हुए चिल्लाया कि अभी हारा नहीं है। उसने ऑरा हाथ में भरी और स्ट्राइक की, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। सुहोंग ने एक स्मूथ मूवमेंट से अटैक डॉज की। पीछे का पेड़ वो हिट झेल गया। व्हाइट फॉक्स की अटैक की फोर्स इतनी इमेंस थी कि पूरा ट्री ट्रंक बिखर गया। व्हाइट फॉक्स रुका नहीं। सुहोंग को डॉज करते देख वो बार बार बीम फायर करता रहा, हर बार अटैक का नाम चिल्लाते हुए। कितनी भी बार फायर किया, सुहोंग बहुत फास्ट था और हर शॉट अवॉइड करता रहा। डॉज करते हुए सुहोंग ने उस पावर को एनालाइज किया। यह स्किल कम से कम बी रैंक की होनी चाहिए। उसे इंटरेस्टिंग लगी और मन में सोचा कि बाद में यह सीखना पड़ेगा। व्हाइट फॉक्स का दिमाग हिल रहा था। उसकी उंगली ब्लू ऑरा से चमक रही थी जब उसने चिल्लाया कि सुहोंग ने हमेशा के लिए दुश्मन बना लिया। उसने धमकी दी कि वापस जाने पर सुहोंग के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जैसे ही सुहोंग ने परिवार पर धमकी सुनी, अंदर कुछ टूट गया। परिवार को थ्रेट देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। गुस्से से भरकर उसने डॉज करना बंद किया और सीधे व्हाइट फॉक्स की तरफ दौड़ा। व्हाइट फॉक्स ने अपनी बैकग्राउंड का रौब झाड़ने की कोशिश की। कहा कि उसके अंकल मार्शल आर्टिस्ट बेस में सुपरवाइजर हैं और उसके पिता वीआईपी हैं। लेकिन वो सेंटेंस पूरा करने से पहले ही सुहोंग उसके ठीक सामने था, एक टेरिफाइंग प्रेशर रेडिएट करते हुए। सुहोंग पहले चुप रहा, उसकी ताकत खुद बोल रही थी। जब उसने एक मैसिव पंच चार्ज की तो आखिरकार बोला कि व्हाइट फॉक्स घमंड में ज्यादा अच्छा लगता था। यह गिड़गिड़ाना उस पर सूट नहीं करता, लेकिन अब इसे खत्म करने में मजा आएगा। सुहोंग ने व्हाइट फॉक्स के चेहरे पर सीधे पंच मारी और वो पीछे उड़ गया। उस पंच के पीछे की फोर्स ओवरवेलमिंग थी। व्हाइट फॉक्स जंगल में दूर तक उड़ता गया, पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर जा गिरा। इंपैक्ट से धूल और धुआं उठा। जब धूल बैठी तो सुहोंग गुस्से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसके बदन पर लाल ऑरा लिपटी हुई थी। उसने व्हाइट फॉक्स से कहा कि परिवार को कभी थ्रेट मत देना चाहिए। जमीन पर टूटा और खून से लथपथ पड़ा व्हाइट फॉक्स हैरानी से पूछने लगा कि सुहोंग इतना स्ट्रांग क्यों है। उसने कहा कि यह इम्पॉसिबल है। सुहोंग अभी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना होना चाहिए। अचानक पीछे वो विशाल पाइथॉन ने शोर सुनकर अपनी नजरें व्हाइट फॉक्स पर टिका दी। व्हाइट फॉक्स की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने पीछे देखा। ठीक उसी वक्त पाइथॉन ने अपनी विशाल टेल घुमाई और जबड़े खोलकर अटैक किया। व्हाइट फॉक्स के हटने के बाद पाइथॉन ने अपना पूरा ध्यान सुहोंग पर केंद्रित किया। सुहोंग को एहसास हुआ कि गन्स से लड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया, जिससे विशाल पाइथन को अपनी स्टैमिना वापस पाने का मौका मिल गया। अब उसे बीस्ट से फिर लड़ना था, लेकिन इस बार खुद उसकी एनर्जी कम थी। मार्शल आर्टिस्ट्स का वो ग्रुप अपनी शर्मनाक हार से जल रहा था। एक ने गाली देते हुए कहा कि उन्हें पीटने वाला लड़का बहुत अजीब है। दूसरे ने आसपास देखते हुए पूछा कि यंग मास्टर यी कहां है। उम्मीद थी कि उसने उस लड़के को खत्म कर दिया होगा। तभी उन्होंने देखा कि वही लड़का जिसने उन्हें हराया था सीधे उनकी तरफ भाग रहा है। यह सोचकर कि दूसरे राउंड के लिए आ रहा है, वो तुरंत तैयार हो गए। एक चिल्लाया कि आखिरकार इसने मुंह दिखाया। दूसरे ने कसम खाई कि इस बार नहीं छोड़ेगा। लेकिन सुहोंग को उनसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भागता रहा और शांति से बोला कि रास्ते से हटो। एक पल बाद उन्हें समझ आया कि वो क्यों भाग रहा है। एक विशाल गुस्से से पागल पाइथन उसके पीछे लगा था। यह नजारा देखकर सब दहशत से बोलती बंद हो गई। पाइथन ने सुहोंग पर झपट्टा मारा, लेकिन स्पीयर हाथ में लिए वो फुर्ती से बगल में कूद गया और उस डेडली स्ट्राइक से बच निकला। दुर्भाग्य से बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक इतना तेज नहीं था। पाइथन ने उसे पकड़ लिया। सुहोंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। ओपोनेंट मार्शल आर्टिस्ट इनडायरेक्टली खत्म हुआ। 30 मार्शल वैल्यू मिले। पाइथन ने फिर से स्ट्राइक की और एक और आदमी जो भाग नहीं पाया उसे पकड़ लिया। दूसरी नोटिफिकेशन आई, वही मैसेज, सुहोंग को और 30 मार्शल वैल्यू मिले। सुहोंग हैरान हो गया। फाइनल ब्लो खुद न मारने पर भी पॉइंट्स मिल रहे थे। पाइथन ने तुरंत अपना ध्यान सुहोंग की तरफ किया और अपनी ताकतवर टेल से अटैक की।
वो उस अटैक के ऊपर से कूदा और बीस्ट के क्लेवर फुल बॉडी स्ट्राइक्स से बचता रहा। भागते और डॉज करते हुए सुहोंग को एहसास हुआ कि जो पॉइंट्स उसने जमा किए थे उनसे अब ब्रेक थ्रू करके असली मार्शल आर्टिस्ट बनना पॉसिबल हो गया है। पेड़ों के बीच से निकलते हुए उसने आसपास नजर दौड़ाई। बस एक सेफ जगह चाहिए थी जहां ब्रेक थ्रू कर सके। तभी आगे कुछ दिखा, एक छोटी सी गुफा। यही वो शेल्टर था जो वो ढूंढ रहा था। एक ऐसी जगह जहां पाइथॉन से बचकर अपनी एडवांसमेंट पर फोकस कर सके। परफेक्ट, उसने सोचा और तुरंत गुफा के एंट्रेंस की तरफ दौड़ा। पाइथन अभी भी पीछे था। उसने आखिरी बार झपट्टा मारा, लेकिन सुहोंग ठीक वक्त पर गुफा की सुरक्षा में घुस गया। पाइथन ने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उसका विशाल बदन ओपनिंग में फंस गया। फंसा हुआ और गुस्से से पागल वो बस गुर्राता रह गया। अंदर सुहोंग ने शांति से सिस्टम की तरफ ध्यान लगाया। स्टेटस विंडो खोला। वाइटैलिटी 96, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल बॉडी 3% दिख रहा था। उसकी सारी स्किल्स, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, थंडर रश फिस्ट, वज्र फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाल्म और वॉइड स्टेप सब परफेक्ट लेवल पर थीं। सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी मार्शल वैल्यू 504 थी। एक पल भी वेस्ट किए बिना उसने सारे पॉइंट स्टैट्स में डालने शुरू किए, मन में सिस्टम से और तेज चलने की गुजारिश करते हुए। वाइटैलिटी पर फोकस करते हुए जैसे जैसे पॉइंट्स आते गए उसे लगा जैसे मैग्मा उसकी रगों में बह रहा हो। पलों में वाइटैलिटी 100 तक पहुंच गई। गुफा के बाहर फंसे हुए पाइथॉन ने भी हवा में एक टेरिफाइंग बदलाव महसूस किया। एक नई नोटिफिकेशन आई, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल, टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट। सुहोंग के अंदर ताकत का एक सैलाब उठा और उसने मन में सोचा कि आखिरकार वो असली मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उसने मुट्ठी बांधी, एक पावरफुल ऑरा उसे घेर रही थी। फंसे हुए पाइथॉन को देखते हुए उसने कहा, अब मेरी बारी है। पहली बार पाइथॉन को असली डर महसूस हुआ। वो बेताबी से अपना बदन एंट्रेंस से बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। बस भागना चाहता था, लेकिन सुहोंग ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसने अपनी नई ताकत को एक बेहद पावरफुल पंच में भर दिया। एंट्रेंस में फंसा होने की वजह से पाइथॉन के पास डॉज करने का कोई रास्ता नहीं था। पंच इतनी जबरदस्त फोर्स के साथ लगी कि वो विशाल बीस्ट दर्द भरी दहाड़ के साथ पीछे उड़ गया। उस ब्लो के पीछे की शक्ति अविश्वसनीय थी, उस लड़के से बिल्कुल अलग जिसका वो अभी पीछा कर रहा था। लेकिन सुहोंग अभी रुका नहीं। पाइथन संभलने भी नहीं पाया था कि वो हरकत में आ गया। हवा में छलांग लगाकर वो बीस्ट के विशाल बदन पर उतरा। अपनी दहाड़ के साथ उसने वज्रा फिस्ट अटैक्स की बाढ़ लगा दी। हर पंच डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ लगी विशाल सांप को जमीन में ठोकती रही। बार बार के इंपैक्ट से जमीन में दरारें पड़ गईं। पाइथॉन ने जमकर छटपटाया, लेकिन वो उस बेरोक हमले के सामने पूरी तरह बेबस था। आखिर में एक आखिरी अर्थ शैटरिंग ब्लो के साथ पाइथॉन जम गया। लड़ाई की शक्ति से धूल और धुआं हवा में भर गया। जब सब छोटा तो सुहोंग अब हारे हुए विशाल पाइथॉन पर विजयी खड़ा था। +92 मार्शल वैल्यू की नोटिफिकेशन आई। सुहोंग ने सोचा कि पाइथॉन पहले से घायल था, लेकिन उसकी नई ताकत ने उसे डायरेक्टली सामना करने दिया, जो कुछ पल पहले इम्पॉसिबल होता। फिर उसका ध्यान रिवॉर्ड पर गया। आमतौर पर बीस्ट का बायां कान प्रूफ के तौर पर काटना होता है, लेकिन सांपों के कान नहीं होते। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गया। उसने डिसाइड किया कि यह बाद में सोचेगा और वापस जाने लगा। जंगल अब एकदम सुनसान था। उस पागलपन भरे चेस का बस एक ही सबूत बचा था, तबाही का वो लंबा निशान। चलते चलते उसे उन लोगों की लाशें मिलीं जिन्होंने उस पर घात लगाया था। उनकी हालत देखकर सुहोंग ने कहा, पाइथॉन के हाथ लगे, आसान मौत मिली। फिर उसका ध्यान उनके लीडर के यूज किए हुए बी रैंक मार्शल टेक्निक पर गया। तलाश करने पर उसे यी के बदन पर एक मैनुअल मिला, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। उसने पढ़ा। चेहरे पर दिलचस्पी आई। ये तो मजेदार होता जा रहा है। फौरन जाने की बजाय उसने गुफा के पास रुकने का फैसला किया। आग जलाई और विशाल पाइथॉन की लाश के पास बैठकर अपना नया प्राइज पढ़ने लगा। मैनुअल पढ़ना शुरू किया और अपनी बढ़ी हुई एबिलिटीज से वॉइड ब्रेकिंग फिंगर का पूरा इंट्रोडक्टरी मेथड जल्दी ही याद कर लिया। अब बस सिस्टम से इसे रिकॉर्ड टाइम में मास्टर करना था। जैसे ही उसने सिस्टम के जरिए ट्रेनिंग शुरू की, उसके सामने उसका ही एक क्लोन मटीरियलाइज हो गया, लड़ने के लिए तैयार। क्लोन ने कोई रहम नहीं किया, बार बार वॉइड ब्रेकिंग फिंगर से उस पर अटैक करता रहा। क्लोन के साथ स्पैरिंग करते करते सुहोंग की टेक्निक की मास्टरसी तेजी से उछलती गई। 51%, 63%, 77%, फिर 99%। देर नहीं लगी जब नोटिफिकेशन कंफर्म हुई कि वॉइड ब्रेकिंग फिंगर बेसिक रियलम तक पहुंच गई और अगले लेवल की प्रोग्रेस शुरू हो गई। ट्रेनिंग ने सुहोंग को पूरी तरह खाली कर दिया। खांसते हुए उसने सोचा कि बी रैंक स्किल होने की वजह से सिर्फ बेसिक रियल्म तक पहुंचना भी बदन पर बहुत भारी पड़ा। सिस्टम ने फिर कहा कि असली मॉन्स्टर पर नई पावर टेस्ट करो। 3 दिन बाद सुहोंग एक नई चैलेंज के सामने खड़ा था।
एक विशाल दहाड़ता हुआ बेयर जैसा मॉन्स्टर। उसने वॉइड ब्रेकिंग फिंगर से डायरेक्टली बीस्ट का सामना किया और आखिरकार जीत गया। उस कठिन लड़ाई के बाद सुहोंग को लगा कि स्किल सच में मास्टर हो गई। संतुष्टि के साथ बोला, यह पावर सच में बी रैंक मार्शल स्किल के लायक है। सिस्टम नोटिफिकेशन आई, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर परफेक्ट लेवल तक पहुंच गई। नई पावर हासिल करने के बाद सुहोंग ने डिसाइड किया कि अब वापस जाने का वक्त है। मार्शियल आर्टिस्ट बेस पर वापस आते ही एक बड़ी भीड़ मिशन काउंटर के आसपास जमी थी। जोश से बातें हो रही थीं। किसी ने हैरानी से चिल्लाया, 2,30,000। किसी ने कहा कि थंडर स्क्वाड सच में बेहद स्किल्ड होनी चाहिए इतने फेरोशियस बीस्ट्स मारने के लिए। तीसरे ने जोड़ा कि इतना हॉल तो ज्यादातर लोगों के कई महीनों की मेहनत के बराबर है। किसी ने किल्स की क्वालिटी नोटिस की। सब टियर 1 बीस्ट्स थे, एक भी नॉन रैंक्ड नहीं, और कुछ हाई स्टेज मॉन्स्टर्स भी। थंडर स्क्वाड के स्कोर पर भीड़ अब भी हैरान ही हो रही थी कि रिसेप्शनिस्ट सुहोंग के ट्रॉफीज के ढेर की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने रिजल्ट्स अनाउंस किए। 72 टियर 1 इनिशियल स्टेज बीस्ट्स, 83 मिडिल स्टेज, 17 हाई स्टेज। कुल रिवॉर्ड 46,000 ब्लू स्टार कॉइन्स। यह देखकर सुहोंग को अफसोस होने लगा। उसने मन में सोचा कि शायद ज्यादा हो गया। इतना बड़ा हॉल बहुत ज्यादा अटेंशन खींचेगा। बस यही उम्मीद कर सकता था कि कोई अनवांटेड मुसीबत ना आए। भीड़ फट पड़ी। यह नंबर इतना शॉकिंग था कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। सुहोंग हैरान भीड़ के बीच से निकल रहा था। तभी बेस के एंट्रेंस पर अचानक हलचल मची। लोग चिल्लाने लगे कि इतने मार्शल आर्टिस्ट्स होते हुए बेस पर अटैक कैसे हो सकता है। लेकिन यह अटैक नहीं था, एक इंपॉर्टेंट फिगर की जबरदस्त एंट्री थी। भीड़ दो तरफ हो गई और एक आदमी गार्ड्स के साथ अंदर आया। ये बेस का इंचार्ज और योंग का अंकल। सीरियस चेहरे के साथ उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि पूरे बेस को ब्लॉकेड करो, किसी को भी बाहर मत जाने दो, एक मक्खी भी नहीं। गार्ड्स तुरंत हुक्म पर चल दिए। एक दूसरा सुपरवाइजर दौड़ता आया और यीची से पूछा कि क्या हो रहा है। यीची की आवाज ठंडी थी। मेरा भतीजा योंग और उसके साथ के चारों मार्शल आर्टिस्ट्स सब मर गए। भीड़ पर एक शॉक्ड खामोशी छा गई। लोग फुसफुसाने लगे कि यंग मास्टर योंग और उसका पूरा ग्रुप खत्म हो गया। लेकिन सब दुखी नहीं थे। किसी ने धीरे से कहा कि अच्छा हुआ योंग ने बेस पर हर किसी को लूटा था। दूसरे ने जोड़ा कि अगर इसके पावरफुल अंकल नहीं होते तो कोई ना कोई पहले ही उसे निपटा देता। फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए यीची ने लॉकडाउन की असली वजह अनाउंस की। योंग के बदन से एक वैल्यूएबल बी रैंक मार्शल स्किल गायब है। उसने हुक्म दिया कि बेस के हर मार्शल आर्टिस्ट की तलाशी ली जाए। जब तक सब क्लियर नहीं हो जाते कोई बाहर नहीं जाएगा। यह सुनकर सुहोंग को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि लाशों की हालत साफ पाइथन की तरफ इशारा करती है, इसलिए मौत उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी वो बेचैन होने लगा। उसने नोटिस किया कि लोग उसकी तरफ देख देख कर आपस में फुसफुसा रहे हैं और उसे शक होने लगा कि यह तलाशी स्पेसिफिकली उसे टारगेट कर रही है। उसका शक सच निकला जब यी गार्ड्स के साथ सीधे उसकी तरफ बढ़ा। ऊपर से यी का लहजा पोलाइट था। उसने कहा कि सुना है सुहोंग ने अकेले 400,000 से ज्यादा की फेरोशियस बीस्ट्स मारी। सुहोंग की स्किल्स की तारीफ करते हुए, लेकिन उसके शांत शब्दों के पीछे उसके आसपास भड़कती रेड ऑरा साफ कुछ और ही कह रही थी। वो खुश नहीं था। लग रहा था कि उसे पहले से कुछ शक हो गया है। सुहोंग ने चेहरे पर शांत भाव रखा, लेकिन अंदर से सच जानता था। वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। मन के एक कोने में उसने सोचना शुरू किया, अगर हालात सच में बिगड़ गए तो क्या वो इस आदमी को हरा सकता है। व्हाइट फॉक्स के पिता ने पहले बात की। उन्होंने कहा कि सुना है सुहोंग ने अकेले 400,000 क्रेडिट्स की फेरोशियस बीस्ट्स मारी। एक स्टूडेंट के लिए यह काफी इंप्रेसिव है। लेकिन उनके बगल में खड़ी औरत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आर्ग्यू किया कि सुहोंग देखने में बस रैंक 1 अर्ली स्टेज का फाइटर लगता है, इतने सारे बीस्ट्स मारना उसके लिए पॉसिबल नहीं। उसने सीधे आरोप लगाया कि सुहोंग ने यंग मास्टर या के ग्रुप से चुराया है और तुरंत अपने लोगों को उसकी तलाशी लेने का हुक्म दिया। हुक्म मुंह से निकला ही था कि हाथों में आग जलाए दो बड़े आदमी सुहोंग की तरफ बढ़ने लगे। एक ने कड़ी वार्निंग दी, विरोध मत करना वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पलक झपकते ही सिचुएशन पलट गई। एक आदमी को अचानक स्पीयर की नोक सीधे अपने चेहरे के सामने मिली। गार्ड जम गया और पूछा कि सुहोंग क्या कर रहा है। सुहोंग ने शांति से कहा, कुछ नहीं, स्पीयर स्टेडी रखते हुए। वो आदमी पूरी तरह हैरान था क्योंकि उसने सुहोंग को वेपन निकालते हुए देखा तक नहीं था। ये बहुत तेज था। सुहोंग ने अनाउंस किया कि वो स्टार सिटी हाई नंबर 1 का स्टूडेंट है। उसने उनकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वो सच में उस स्कूल के स्टूडेंट की जबरदस्ती तलाशी लेना चाहते हैं। स्कूल का नाम सुनते ही व्हाइट फॉक्स के पिता के कदम रुक गए। वो जानते थे कि हाई स्कूल नंबर 1 का प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स के बारे में बेहद प्रोटेक्टिव होने के लिए मशहूर था। एक छोटी सी बात के लिए ऐसे इंसान को नाराज करना सही नहीं था। वाईआई को फिर भी पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था।
अगर इस लड़के ने सच में इतने सारे बीट्स मारे तो ये एक जीनियस है, लेकिन अगर वो गलत निकले और एक जीनियस स्टूडेंट को नाराज कर बैठे तो यह मुसीबत मोल लेना होगा। उसने अपने लोगों को रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ा। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके भतीजे पर हमला हुआ और एक सीक्रेट फैमिली टेक्निक चुरा ली गई, इसलिए उसके पास कल्प्रिट ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उसने यह भी कहा कि उम्मीद है सुहोंग कोऑपरेट करेगा। सुहोंग ने सीधे जवाब दिया कि बस यही उम्मीद है कि वो गलत इंसान पर इल्जाम न लगाए। यी ने तलाशी की तकलीफ के बदले 10,000 क्रेडिट्स देने की ऑफर की और पूछा कि यह ठीक रहेगा।